हेलो एवरीवन, बैक अगैन विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक फॉर टुडे। आज के वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट रिजीम्स, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशंस और तीसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी। आज हम डिस्कस करेंगे ये तीनों एक्चुअली होते क्या और इनका क्या रिलेवेंस है एज फार एज इंटरनेशनल बिजनेस इज कंसर्न। और ये तीनों कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का, जो कि हमारा यूनिट 1 है एनटीए नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का, और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है यूजी और पीजी लेवल एग्जामिनेशंस के लिए भी, अगर इंटरनेशनल बिजनेस आपका सब्जेक्ट है तो। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर starting let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's video. सबसे पहला टॉपिक आज का जो कि है हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट रिजीम्स। देखो, एक जो नया टर्म आपके लिए यहाँ पर है वो है रिजीम्स। रिजीम्स क्या होते हैं? बेसिकली इसको समझ सकते हो कोई भी मेथड या सिस्टम जिसको बहुत फेयर वे में, बहुत जस्टिफाइबल वे में इलेक्ट ना किया गया हो, उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट रिजीम्स। उसको हम रिजीम्स कहते हैं, राइट। एज फार एज इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट रिजीम्स आर कंसर्न, इसको आप समझ सकते हो कोई भी मेथड या सिस्टम जिसके बेसिस पे कोई भी कंट्री अपनी करेंसी का वैल्यूएशन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, या अपनी करेंसी को मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, बट ऑब्वियसली बात है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि वी आर टॉकिंग कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड बट ऑब्वियसली बात है, जब गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू भी इन्वॉल्व होती है। अब एक कंट्री की वैल्यू, एक कंट्री की करेंसी तो दूसरी कंट्री से डिफरेंट होती है, तो ये सेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि हम जो वैल्यू पे कर रहे हैं क्या वो उस करेंसी के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं, क्या वो जस्टिफाइबल है या नहीं। ठीक, तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सचेंज रेट रिजीम्स बनाए गए थे, सो दैट द कंट्रीज कैन मैनेज देयर करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज market. As you can see on your screens, I've written the system through which a nation manages its currency in the foreign exchange market. ये होता है हमारा exchange rate regimes. अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि क्या डिफरेंट टाइप्स हैं exchange rate regimes के। सबसे पहला है हमारा फिक्स्ड exchange rate regimes, दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स, और तीसरा आता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स। तीनों के नाम से ही बहुत हद तक इनका मतलब समझ में आ गया होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि एक्चुअली ये तीनों वर्क कैसे करते हैं और क्या डिफरेंट कह सकते हैं अप्रोचेज हैं इनको यूज़ करने के। तो सबसे पहले रिजीम की बात करते हैं जो कि है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। द फर्स्ट पॉइंट गोज, the value of currency is fixed by a monetary authority against the value of a currency, a basket of currencies और gold। यानी कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट फिक्स करें, किसी एक पर्टिकुलर डेवलप्ड कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट फिक्स कर रहे हैं, या फिर बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट फिक्स कर रहे हैं। बास्केट ऑफ करेंसीज में सारी डोमिनेंट करेंसीज आ जाती हैं वर्ल्ड की, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज की सारी करेंसीज आ जाती हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, येन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बास्केट ऑफ करेंसीज। या फिर हम अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स करें कि हमारी एक पर्टिकुलर करेंसी इज इक्वल टू इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड या इतने टन्स ऑफ गोल्ड, वट एवर द वैल्यू वी आर फिक्सिंग, राइट। तो ये हो जाता है कह सकते हैं तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को फिक्स करें। सबसे पहला आ जाएगा या तो किसी और कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट कर लिया, या फिर बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट किया, या फिर गोल्ड के अगेंस्ट कर लिया। ठीक, अब व्हाट आर द टाइप्स जिनके बेसिस पे रेट फिक्स हो सकते हैं ये समझते हैं। पहला वाला है गवर्नमेंट मेंटेन्स इट आइदर बाय बाइंग और सेलिंग इट्स ओन करेंसीज इन ओपन मार्केट। Another method can be by simply making it illegal to trade currency at any other rate. सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट विल बी कह सकते हैं मेंटेनिंग इट बाय आइदर बाइंग और सेलिंग इट्स ओन करेंसीज इन द ओपन मार्केट। अब जो भी करेंसी का वैल्यू है वो या तो इंक्रीज हो रहा है या तो वो डिक्रीज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसीजंस लिए जाते हैं बाइंग और सेलिंग के। ठीक है,
एज फार एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करेंसीज, अगर जो करेंसी का रेट है हमारा प्रिवलेंट रेट, अगर वो हमारे डिज़ायर्ड रेट से ज़्यादा है, मतलब हमने एक रेट डिज़ायर किया या हमने एक्सपेक्ट किया, उस रेट से हमारी करेंसी की वैल्यू का करेंट रेट अगर ज़्यादा है, तो हम लोग ये अटेम्प्ट करेंगे कि हम अपनी करेंसीज को सेल करें, ठीक है, ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन अगर वो करेंसी का जो रेट है, जो करेंसी की वैल्यू है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे कि हम उसको अपनी करेंसीज को बाय करें ओपन मार्केट में, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी ऊपर आ सके, ठीक। दूसरा मेथड ये होता है कि हम एकदम सिंपली इलीगल कर देंगे किसी और रेट पे ट्रांजैक्शन करना, किसी और रेट पे करेंसी को ट्रेड करना। मतलब जैसे मान लो हमने फॉर एग्जांपल अपनी करेंसी का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट फिक्स कर लिया, तो अब हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे किसी और कंट्री से भी अगर होंगे, तो वो डॉलर की वैल्यूएशन को ध्यान में रख करके ही होंगे कि प्रेजेंटली डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट हम रिसीव करेंगे वो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करेंगे। किसी और रेट पे हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ये सिंपली इलीगल बना दिया जाता है, ठीक है। जहाँ तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम्स की बात है, इसका बेस्ट एग्जांपल इज चाइना, दैट हैज़ फिक्स्ड इट्स एक्सचेंज रेट अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब बात करते हैं हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स के बारे में। फ्लोटिंग का सिंपल सा मतलब हो गया एनीथिंग दैट इज फ्लक्चुएटिंग और दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स में। जो हमारी करेंसी का वैल्यू होता है ना, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। नाउ इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बेस्ट अप्रोच होता है करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का या मॉनेटरी अथॉरिटी का, जिसकी वजह से यू कैन से कि कोई भी इलीगल प्रैक्टिस अडॉप्टेड हो, राइट। As the first point says, the value of the currency is allowed to fluctuate according to the foreign exchange market, यानी कि हम जो हमारी करेंसी का वैल्यू है उसको लिबरलाइज कर दे रहे हैं टू फ्लक्चुएट इन दी मार्केट। जो भी करंट जो भी करंट सिचुएशंस होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, ठीक है। Second point says, these are considered to be the best by the economists as these automatically adjust to economic circumstances. As far as economists are concerned, उनके व्यू में ये जो रिजीम होता है, दिस इज़ द बेस्ट रिजीम, बिकॉज जो भी इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, सर्कमस्टांसिस में, उनके अकॉर्डिंग ही ये रिजीम, इस रिजीम के अंदर जो रेट्स होते हैं करेंसी के एक्सचेंज रेट्स, वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर इसको और सिंपलर टर्म्स में समझो, अगर हम इसको अपने पर्सनल लेवल पे एग्जांपल लेकर के समझे, तो एनी पर्सन, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की भी बात करें, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है, अडाप्ट हो जाता है, हम समझते हैं कि द पर्सन इज़ द बेस्ट, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली ऑल अबाउट, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशंस, अपनी कह सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, उसके साथ साथ अपने आप को भी चेंज कर लो, उसके अकॉर्डिंग ही अडाप्ट हो जाओ, तो this is considered to be the best thing that you can do, right? Same thing happens with the currencies also. Instead of interfering into the valuation or hampering the valuation, government liberalizes कि जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मार्केट में, चाहे वो करेंसी का वैल्यू ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इट इज़ इट हार्डली मैटर्स, and the currency is allowed to fluctuate accordingly, right? These rates enable a country to dampen the impact of shocks and foreign business cycles. ये तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा और ये याद हो ही गया होगा कि जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो जब कोई चीज़ स्टेबल है ही नहीं, कोई चीज़ चेंज हो रही है, तो आप कैसे ये श्योर शॉट हो सकते हो कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू आपने एक बार फिक्स कर दी वो एज इट इज़ रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, राइट। तो बार बार उसको फ्लक्चुएट करना, बार बार उसको एडजस्ट करना अपने हिसाब से, इट्स बेटर यू लीव इट फ्री टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अब
जब जो रेट्स है हमारे, अब नाउ सिंस दे आर फ्री टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, जो भी बिजनेस शॉक्स होते हैं, जो भी बिजनेस साइकिल्स के डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, अगर वैल्यू नीचे जा रही है, अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है तो करेंसी की वैल्यू भी नीचे जाती है, अगर इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो करेंसी की वैल्यू भी ऊपर जाती है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस एंड इट इज द बेस्ट वन। ठीक है, ये याद रखना दैट दिस रिजीम इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, राइट। नाउ मूविंग टू द लास्ट one, that is managed floating exchange rate regimes. This says these exchange rates are basically a hybrid of fixed and floating exchange rate regimes. यानी कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है वो रेट फिक्स तो करेगी, बट साथ ही साथ करेंसी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए हमारी जो करेंसी होती है वो केपेबल होती है, राइट। Second point says the central banks attempt to influence the exchange rates by buying and selling करेंसीज। ये जो हमारा फीचर था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज का, ये है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम का फीचर। जब करेंसी की वैल्यू डिजायर्ड रेट से ज़्यादा होगी तो हम करेंसीज को सेल करेंगे, जब कम होगी तो हम उसको परचेज करेंगे, उसको बाय करेंगे। These capture the benefits of floating regimes by allowing central banks to intervene and minimize the risks of radical currency fluctuations. जो भी करेंसी फ्लक्चुएशंस हो रही उनको मिनिमाइज करने के लिए कुछ कह सकते हैं स्टेप्स लिए जाते हैं या एफर्ट्स किए जाते हैं, इसीलिए इसमें फ्लक्चुएटिंग रिजीम का भी कुछ फीचर आ जाता है। ठीक है, सो आई जस्ट होप रिजीम्स आर क्लियर टू यू ऑल। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम के लिए वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ आवर ओन कंट्री इंडिया, एंड एज फार एज फ्लक्चुएटिंग regimes are considered, we can have the example of USA. Now proceeding to the next one, that is international business negotiations. Negotiation क्या होता है? Negotiation can be simply understood जब दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई क्योज है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो उसे हम नेगोशिएशन समझ सकते हैं। द नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन द बिजनेस एसोसिएट्स इन्वॉल्विंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस, इसी को समझ सकते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशंस। नाउ नेगोशिएशन क्या है ये डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके कह सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स की और इसके प्रोसेस की बात करेंगे। नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस टू रीच टू अ कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट while avoiding argument and dispute. जब भी दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, दो कह सकते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या हम एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्योस या कन्फ्यूजन अराइज होता है, लेकिन उन दोनों पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी डिस्प्यूट के, इसी को हम नेगोशिएशन कहते हैं, जहाँ पे दोनों पार्टीज अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आती हैं, जिससे दोनों को ही इक्वली बेनिफिट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। सेकेंड पॉइंट सेज द मेथड ऑफ सेटलिंग डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। जो भी दो पार्टीज या तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में डिस्प्यूट सेटल करने का ये मेथड होता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, बायर्स एंड सेलर्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स। एम्प्लॉयर्स के बीच में होगा, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में होगा, हम कोई और प्राइस देना चाह रहे हैं, किसी और प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं अपनी कमोडिटी, और बायर किसी और प्राइस पे उसको बाय करना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कोई क्योस अराइज होगा, जिसको सेटल करने के लिए वी कैन से वी आर अडॉप्टिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस, एंड इट कैन ऑल्सो अराइज बिटवीन बिजनेस एसोसिएट्स। बट ऑब्वियस जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो हम बिजनेस एसोसिएट्स की बात करें, हम दो डिफरेंट कंपनीज की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेगोशिएशन का, वो याद रखने के लिए तीन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सबसे पहला है टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व, कम से कम 2 या 3 लोग होने चाहिए। आपको अपने आप से तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता ना कभी, अपने लिए तो आप हमेशा परफेक्ट होते हो, हमेशा ही करेक्ट होते हो। कॉन्फ्लिक्ट या क्योस तब होता है जब कोई और आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड एंड डिजायर्स। आपकी कुछ और नीड हो सकती है, अदर पार्टी की कोई और नीड्स हो सकती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ ईच अदर एंड रीचिंग टू अ कंक्लूजन विल बी टर्म्ड एज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। एंड द थर्ड इज गिव एंड टेक प्रोसेस। आपको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और
अदर पार्टी ऑल्सो हैज़ टू सेक्रीफाइस समथिंग, तभी एक कोई कंक्लूजन निकल पाएगा, तभी वो जो कह सकते हैं कोलैबोरेशन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो इजीली, जो भी बिजनेस रिलेशंस है वो इजीली और स्मूथली आगे चल पाएंगे. अनटिल एंड अनलेस आइदर ऑफ द पार्टीज आर रेडी टू सेक्रीफाइस दिस, कह सकते हैं, दिस रिलेशन, this business relationship, this business contract cannot be taken forward. Now coming to the process or the steps that are there in the negotiation process. First is preparation. You have to prepare yourself, and you need to understand, you need to analyze each and everything about the other party as well as on your part also, कि what are the different probable conclusions that will be appearing in front of you अगर हम नेगोशिएशन प्रोसेस में जा रहे हैं. दूसरा है सेटिंग प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स. आप अपनी कंपनी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो जो आपको अचीव करने होते हैं. अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आपको सेलेक्ट करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर पार्टी. दूसरी पार्टी के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ascertain दैट हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग अ प्रपोज्ड एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं जहाँ पे वी यूजुअली मेंशन कि व्हाट आर द डिफरेंट conclusions that will be made on the part of the parties. Next is formulating agenda. We formulate basically an agenda ki what are the different grounds on which this decision has been taken. Next is negotiating team. Negotiation team is usually led by a negotiator, जो कि दोनों parties के बीच में एक common person होता है, right? जो कि the negotiator makes an attempt कि दोनों parties को mutually benefit हो जाए. Next is implementation. Now once the negotiator has done his task, the final step is the implementation, जहाँ पे both the parties are now satisfied with whatever negotiation, whatever is the conclusion of the negotiation, and now that particular you can say that particular agreement or that particular decision can be taken forward, right? So नेक्स्ट वी कम टू नेगोशिएशन टाइप्स. दो तरीके से होता है नेगोशिएशन. पहला होता है कोऑपरेटिव, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, बट ऑब्वियसली बात है जब आप किसी के साथ कोऑपरेट करके चलोगे तो वो जो आपका बिजनेस रिलेशनशिप रहने वाला है, बिजनेस एसोसिएशन रहने वाला है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. और जब कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो वो वन टाइम होता है, राइट? व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू कॉम्पिटिशन विद समबडी, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस दैट यू विल नॉट हैव a better feeling about that particular business concern, right? So these are the types of negotiation. अगर हम negotiation की बात करें in terms of international business also, तो हम simple सा ये समझ सकते हैं कि जो भी tariffs हैं, जो भी quotas हैं हमारे, जो भी restrictions लगाती है government, या जो भी businesses के different taxes होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे negotiation के अंदर, जहाँ पे the governments have to liberalize some of the rules and regulations, जहाँ पे कुछ ना कुछ tariffs, कुछ ना कुछ quotas का जो rates है उसको कम किया जाता है. लास्ट टॉपिक है आज का हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या है, ठीक है? सबसे पहले इसके प्रोपाउंडर की बात कर लेते हैं. इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर गेट्सेफ कैसल एंड ही इज फ्रॉम स्वीडन. देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी को सिंपल सा ये समझ सकते हो कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो दो करेंसीज का वैल्यू तो सिमिलर नहीं रहने वाला है, राइट? दिस इज अ वेल नोन फैक्ट. तो जब हम ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो दूसरी करेंसी में कितनी निकल के आ रही है, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड, जहाँ पे बेसिकली हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट कर रहे हैं दो करेंसीज के बीच में कि इस करेंसी की वैल्यू इतनी है, ठीक? सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का, जहाँ पे हम एक इक्विलिब्रियम सेट कर रहे हैं दो करेंसीज के बीच में. लेट्स हैव अ क्विक रिविजन एट द theoretical part. It is an economic theory that compares currency of different countries through a basket of goods approach. अभी मैंने आपको basket of currency समझाया जिसमें सारी dominant currencies of the world होती थी. As far as basket of goods is concerned, जितने भी dominant commodities होती हैं,
ठीक, चाहे वो फूडिंग क्लोथिंग से रिलेटेड बेसिकली जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं जो डोमिनेंट होती हैं, जो कि कह सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं फॉर द पब्लिक, वो सारा आएगा बास्केट ऑफ गुड्स में। अब उस बास्केट ऑफ गुड्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर करेंसी में कितनी है और दूसरी पर्टिकुलर करेंसी में कितनी है, इसको एनालाइज कर लिया जाएगा और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि दिस करेंसी इज इक्वल टू दी अदर करेंसी एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक, it measures the price in different areas using a specific good or goods to contrast the absolute purchasing power between countries। किसी पर्टिकुलर गुड को या ये बास्केट ऑफ गुड्स को कंसिडर करके दो डिफरेंट एरियाज में या कह सकते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इसमें एनालाइज किया जाता है कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है, सो दैट जो परचेजिंग पावर है ना उसको एनालाइज किया जा सके दो कंट्रीज के बीच में। Two currencies are said to be in equilibrium, that is at par, when a basket of goods is priced the same in both the countries taking into account the exchange rate। सेम का मतलब ये नहीं कि जो हमारी करेंसी उसी करेंसी में, मतलब कि हमारी करेंसी की इतनी वैल्यू इज इक्वल टू द करेंसी ऑफ द अदर कंट्री, राइट। छोटा सा एक एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं, मान लो किसी एक कमोडिटी की, किसी एक गुड की वैल्यू, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी करेंसी रुपी है, तो हमारे यहाँ उस पर्टिकुलर गुड की वैल्यू, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू से फॉर एग्जांपल ₹60 है, ठीक है। और अगर हम उसको डॉलर्स में समझना चाहें तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू $1 निकल के आ रही है, तो हम सिंपल सा ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि $1 की वैल्यू जो है वो है ₹60 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जहाँ पे हमने दो करेंसीज को इक्वलाइज कर दिया, हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट कर दिया कि हमारी करेंसी की वैल्यू इनकी करेंसी की वैल्यू इतनी है, जो कि इक्वल रेट्स हैं। सो आई जस्ट होप आज के तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे एंड द कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो क्लियर। प्लीज बी रेगुलर विद द स्टडीज, बी रेगुलर विद द channel. I'm again reminding you, please do subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Till then, take care. Thank you.